आवाज आ रहा है आप लोगों को? एक बार बता दीजिए। आवाज सुन पा रहे हैं या नहीं? यस सर आ रहा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एनएलपी। एनएलपी के बारे में आप लोग जानते हैं? जो सुने एनएलपी। एनएलपी क्या होता है? नो सर। अच्छा। ठीक है, तो हम पूछते रहेंगे तो आप बताते रहिएगा, यस नो, ठीक ना? ठीक है सर। रिस्पॉन्स करते रहिएगा। हम एनएलपी का ही बहुत सारा जगह पे यूज, जैसे कि हम लोग जब गूगल जब हम लोग एलेक्सा का यूज करते हैं, गूगल असिस्टेंट का यूज करते हैं, जैसे कि कॉल करने के लिए कि अलेक्सा को टीवी ऑन कर दो, या कुछ सॉन्ग ऑन कर दो, ये सॉन्ग चला दो। समझे? तो उसमें हम लोग का एनएलपी का बहुत सारा यूज होता है। एनएलपी का यूज बहुत सारा चीज में होता है, जैसे कि सर्च करने में भी एनएलपी बहुत काम आता है। समझे? एनएलपी का मेन वर्क जो होता है, वो क्या करता है कि टेक्स्ट टू अ स्पीच या स्पीच से टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। समझे? इसका मेन काम होता है एनएलपी का। तो एनएलपी का लैंग्वेज, हाउ टू कम्युनिकेट विथ अनदर। समझे? जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करना होता है तो क्या एनएलपी बहुत हेल्प करता है। जब हम सिस्टम को बोलते हैं तो वो टास्क परफॉर्म करता है, वो टास्क को लाता है और वो आपको देता है। जब कोई सिस्टम होता है तो क्या होता है कि वो आपका आवाज प्रोसेस नहीं, आवाज को आवाज से ही आप वो फंक्शन नहीं कर पाता है। क्या करता है, हम जब हम बोलते हैं तो हमारा जो सिस्टम क्या करता है कि जो हमारा से स्पीच लेता है, स्पीच को रिकॉर्ड करता है, स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, और टेक्स्ट को इंटरनली फंक्शन करके वो ढूंढता है, वो सर्च करता है वो वेबसाइट पे, और वहां से क्या करता है कि सर्च करके जो हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसको लाता है, और उस जो रिक्वायरमेंट रहता है उसको फिर से वो टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट कर देता है। यही एनएल का मेन वर्क होता है। समझे? समझे आप लोग एनएलपी के बारे में? क्या एनएलपी का यूज है? हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन मीडियम क्या होता है। समझे? और बहुत सारे होता है, बहुत सारे वे से हम लोग करते हैं, जैसे कि हम लोग जो कम्युनिकेट करते हैं, क्या करता है कि द पावर ऑफ वर्ड्स। समझे? वर्ड्स को रिलेशन बनाता है, और उससे उससे वैल्यू क्रिएट करता है। समझे? और डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को ऐड कर करके वह टेक्स्ट को स्पीच में बदलता है, और स्पीच को टेक्स्ट में बदलता है। ये बहुत सारे बैरियर को डाउन करता है, ब्रेकिंग डाउन बैरियर्स। जैसे कि our globalized world, NLP tools are helping people to communicate across linguistic culture boundary with greater and understandings। यह क्या करता है, एनएलपी क्या करता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज में भी कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। जैसे हम कोई और लैंग्वेज जान रहे हैं तो कोई और लैंग्वेज में भी आंसर देता है। सिस्टम से हम पूछते हैं, जिस लैंग्वेज में भी हम पूछते हैं वो लैंग्वेज में बता देता है। एनएलपी के द्वारा ही यह सब हो पाया है। या सेंटिमेंट के बारे में जानना है? समझे? तो सेंटिमेंट क्या करता है कि सेंटिमेंट जब होता है कि हमारा फीडबैक किस तरह से आ रहा है, हमारा जब हम कोई भी रेटिंग देते हैं, या बात करें कोई भी प्लेटफॉर्म पे या शॉपिंग प्लेटफॉर्म पे जब हम रेटिंग देते हैं, तो उस रेटिंग में इम्प्लीमेंट करता है किस टाइप का हमारा जो फीडबैक है वो आ रहा है। वो क्या करता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस को, वर्ड को देखता है, और ये सब एनएलपी का ही काम होता है। एनएलपी क्या ही करता है कि पूरा सेंटेंस को रीड करता है, टोटल सेंटेंस को रीड करके बताता है
कि ये जो आपका जो ओवरऑल जो आपका फीडबैक है वो कैसा है। निगेटिव फीडबैक तो नहीं है या पॉजिटिव फीडबैक तो नहीं है, क्या इशू है। अगर हम मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, इशू का बात करते हैं। इशू का हम अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है, हम लिस्ट किए हैं अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट पे, तो हमें बहुत सारे यूजर्स वहाँ पे देते हैं, मतलब लैक्स ऑफ, मतलब थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स है। तो उसमें कैसे मालूम चलेगा कितना परसेंट मेरा पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है और कितना परसेंट मेरा नेगेटिव फीडबैक आ रहा है। और पॉजिटिव टोटल कैसे, जैसे कि होता है कि मेरा कुछ परसेंटेज है जो कि निगेटिव है और ज़्यादातर परसेंटेज है जो पॉजिटिव है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव में काउंट कर लेंगे और निगेटिव को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। लेकिन बात आती है कि अगर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स हैं तो उसको रीड कर पाना बहुत मुश्किल काम है। मान लेते हैं कि लैक्स में होगा, थाउजेंड में हम लोग रीड, हंड्रेड्स में ही हम लोग उसको कमेंट्स को, मतलब कि फीडबैक्स को रीड, वो टाइम लग जाएगा, हम लोग बोर फील करेंगे। बस एक प्रोडक्ट की बात है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, सबके डिफरेंट डिफरेंट कमेंट्स होते हैं, कैसा है प्रोडक्ट, अच्छा है कि नहीं, इसमें कलर फेडेड हो गया, बहुत थीन है, या बहुत सारा प्रॉब्लम होता है हमारे, समझे। तो उस सारे कमेंट्स को रीड करने के लिए हम लोग एनएलपी का यूज करते हैं, सेंटिमेंट का यूज करते हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस इसको बोलते हैं हम लोग। और सेंटिमेंट को जानता है, ह्यूमंस के सेंटिमेंट को, कि किस टाइप का फीडबैक्स आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। उस तरह से हमारे प्रोडक्ट को पता चलता है। अगर प्रोजेक्ट में बहुत सारे पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहे हैं तो पॉजिटिव, हम और प्रोडक्ट अच्छा है, बेटर है, और निगेटिव है तो क्या इशू है इसमें, निगेटिव में क्या प्रॉब्लम्स है, हाँ, समझे। तो वो सब हमको सेंटिमेंट एनालिसिस करके पता चलता है, वो एनएलपी के द्वारा ही हो पाता है, समझे। अब ट्रांसलेटिंग द वेब, जैसे कि वेब पे हम लोग बहुत सारे हम मीडियम से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि असिस्टेंट का हो गया, डिफेक्टिव असिस्टेंट होता है, जो हम लोग उससे कम्युनिकेट कर पाते हैं कि हाँ इस ब्राउजर पे जो डाटा है, उस डाटा क्या है, कैसे है, समझे। जैसे कि हम लोग चैट जीपीटी पे जो वर्क करते हैं वो क्या ब्राउजर से ही लाता है, समझे। तो इसमें सब जितना भी फंक्शन इंटरनली हो रहा है सब एनएलपी के द्वारा ही हो रहा है। अब क्या होता है कि द राइज ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, समझे। अब बात करते हैं कि मेनली मार्केट में बहुत सारे अनस्ट्रक्चर्ड डाटा हैं, समझे। डाटा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर हम लोग को बनाना पड़ता है। पहले से डाटा जो होता है वो अनस्ट्रक्चर ही होता है। तो बात करते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ एक्सप्लोजन। एनएलपी आने का मेन यूज क्या है कि जब बहुत सारा डाटा हो गया तो उसको एनालाइज करने के लिए, जब कोई भी हम टेक्स्ट से कोई भी हम आउटपुट निकालते हैं, कोई भी इनसाइट्स निकालते हैं, तो एनएलपी का ही हम लोग यूज करते हैं, समझे। टेस्ट का कोई भी यूज होता है, अब हम लोग तो कुछ भी फीडबैक देंगे, कुछ भी हम लोग इनपुट, कोई भी ह्यूमन इनपुट देता है तो टेक्स्ट में ही देता है, तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि एनएलपी का कितना ज़्यादा यूज है। हम जितना भी टेक्स्ट का कोई भी हम इनपुट देते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एनएलपी का यूज होता है, टोटली समझे कि एनएलपी का यूज होगा। हमने टेस्ट को एनएलपी से ही हम लोग एनालाइज कर पाते हैं, कुछ भी हमको परफॉर्म करना ऑपरेशन उसमें। तो अब बात आती है कि एनएलपी इतना क्यों जरूरत नीड पड़ने लगा है एनएलपी का। अनस्ट्रक्चर डाटा को बढ़ने लगा है, जैसे कि द वॉल्यूम ऑफ एक्सप्लोजन, द अमाउंट ऑफ डाटा जनरेटेड ईच डे इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। अब डेली हम लोग को क्या हो रहा है कि इतना यूजर्स आ गया है, इतना डिजिटलाइज हो गया है वर्ल्ड, इतने सारे यूजर्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट एप्स का यूज करते हैं, हाँ? आजकल इतना इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ गया है कि लोग इजीली एक्सेसिबल कर पा रहे हैं इंटरनेट को, और कोई भी कंटेंट को कंज्यूम कर पा रहे हैं, इतने सारे लोग को आ गए हैं। पहले लोग, बहुत कम ही लोग थे जो ऑनलाइन ऑर्डर कर पा रहे थे, कोई भी ग्रोसरी मंगा रहे थे या कोई भी शॉपिंग कर पा रहे थे ऑनलाइन, लेकिन अब सभी लोग कर पा रहे हैं शॉपिंग। तो इतने सारे यूजर्स बढ़ने के कारण अब क्या होता है कि इतने सारे यूजर्स बढ़ गए तो कंपनी को चाहिए ना कि हमारा प्रोडक्ट सही है या नहीं। अगर प्रोडक्ट उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में स्केल करना है, अगर उसका प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहा है, अगर सेल भी हो रहा है तो और भी अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना चाहता है, तो सेंटिमेंट एनालिसिस करके वो प्रोडक्ट को स्केल कर सकता है, समझे। अब बात आती है कि वेराइटी ऑफ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कि डाटा बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डाटा कम्स इन मेनी फॉर्म्स, फॉर ट्वीट्स,
ट्वीट्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ट्विटर्स पे जाते हैं तो ट्विटर से हमको डाटा को एनालाइज कर पाना है, वहाँ पे लोग कैसे बात कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में। जैसे कि चैट जीपीटी रिलीज होता है तो वहाँ पे कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे बात करते हैं, क्या अच्छा है खराब है, क्या कोई फायदा भी है चैट जीपीटी या नहीं है। तो वहाँ से क्या करता है कि जो बिजनेस इंसाइट निकालने वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं कि ट्वीट्स को इस्तेमाल करते हैं। ट्वीट्स को इस्तेमाल करके उससे इंसाइट निकालते हैं, समझे। बहुत सारे चीज हो सकते हैं, कमेंट्स, ट्वीट्स, फीडबैक, कोई फॉर्म भी हो सकता है, गूगल फॉर्म भी हो सकता है, बहुत सारे चीज हो सकते हैं। अब द वेलोसिटी फैक्टर, डाटा इज बीइंग क्रिएटेड एंड शेयर्ड इन एस्ट्रोनाइजिंग प्लेस एंड एनएलपी हेल्प्स कीप अप द स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है कि आप जितना भी इंफॉर्मेशन हो इजिली फाइंड कर सकते हैं, इजिली आप उससे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं एनएलपी के द्वारा, कितना भी अमाउंट ऑफ डाटा रहेगा, समझे। तो उसको आप इजिली फाइंड कर सकते हैं, इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इजिली उससे इंसाइट निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि जितना भी कोई भी ऑटोमेटिक टास्क करना है, समझे, तो ऑटोमेटिक टास्क करने में एनएलपी का बहुत सारा यूज होता है। जैसे कि पहले हम लोग मैनुअल टास्क करते थे, अभी भी हम लोग मैनुअल टास्क करते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सका है तो वहाँ पर हम लोग मैनुअल टास्क कर रहे हैं। नहीं तो जो पॉसिबल है जिसको हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं, तो वहाँ पे मैनुअल टास्क से हम लोग ऑटोमेटिंग की ओर से गए, ऑटोमेशन की ओर गए, तो वहाँ पे हम लोग ऑटोमेट कर पाए। जैसे कि बात करते हैं चैटबॉट्स, चैटबॉट्स के बारे में जानते हैं या नहीं, यूज किए हैं चैटबॉट्स, बताइए कुछ चैटबॉट्स के बारे में, क्या होता है चैटबॉट। हम्म, रिस्पॉन्स दीजिए। हेलो। हेलो, रिस्पॉन्स दे दीजिए, कुछ तो बोलिए कम से कम। कुछ तो रिस्पॉन्स दीजिए। देखिए चैटबॉट्स क्या होता है कि आप लोग किसी वेबसाइट पर गए होंगे या आप मिंत्रा पे भी जाते हैं तो सब लोग चैटबॉट इंटीग्रेट कर दिया है, समझे। वहाँ पे जाइएगा तो उसके पूछिए कि ये प्रोडक्ट हमको चाहिए, तो आपको प्रोडक्ट को आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा, खुद सजेस्ट करके आपको दे देगा। यूज किए हैं कभी, कोई शॉपिंग प्लेटफॉर्म पे गए हैं या कोई प्लेटफॉर्म पे, तो चैटबॉट इंटीग्रेट किया हुआ है, वो काम को आसान कर पड़ता है, कर देता है कि आपको नहीं जाके ढूंढना है, समझे। अब कोई भी शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको जाकर स्क्रॉल करना पड़ता है कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन आप चैटबॉट के पास जाइएगा तो हम बोलिएगा कि हमको ये जीन्स चाहिए या शर्ट चाहिए, तो आपको सजेस्ट कर देगा वो। हाँ, अब बोल दीजिए कि इतने प्राइस के चाहिए तो उतने प्राइस के सजेस्ट करके दे देगा वो। यहाँ पे आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा, मैनुअली करना पड़ेगा, समझे। वहाँ पे आपका एक इंटरफेस रहेगा, वहीं पे आपको सब चीज़ वो हो जाएगा। एक एक यूजर इंटरफेस रहेगा, आपको सब वो सजेस्ट कर देगा। क्या करता है कि यूजिंग एनएलपी टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्स एंड यूजर क्वेरी, चैटबॉट्स आर रिवॉल्यूशनाइजिंग द कस्टमर्स एंड सर्विस एंड सपोर्ट। क्या करता है चैटबॉट, क्या करता है कि आजकल सर्विस और सपोर्ट एनी टाइम प्रोवाइड करता है। आपको कोई भी डाउट होता है, कोई मेरा प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, मेरा पेमेंट डिले हो रहा है, हम रिटर्न किए हैं तो, या कोई भी क्वेरी हो, तो हम चैटबॉट्स का हेल्प करके, अगर ह्यूमंस की बात आती है तो ह्यूमन 24/7 अवेलेबल तो नहीं रह सकता है, समझे, लेकिन चैटबॉट रह सकता है, समझे। इसमें हमारा कॉस्ट भी कम लगता है चैटबॉट से इंटीग्रेट करने में। अब बात करते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है एनएलपी पावर्ड होता है। जैसे कि हम बात करते हैं सीरी, अलेक्सा, समझे। इसमें क्या करता है कि हम किसी डिवाइस से भी कनेक्ट हो रहता है, जैसे टीवी कनेक्ट कर दिए, किसी को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। फोन्स को भी कनेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारे फ़ोन में भी होता है, सीरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट असिस्टेंट होते हैं वर्चुअल असिस्टेंट जो फ़ोन में इंस्टॉल होता है। वो क्या करता है कि हमारे डिवाइस से कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है, जिससे वो जो हम लोग मैनुअल टास्क करते हैं तो वो ऑटोमेट हो गए यहाँ पे।
अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट एनालिसिस के लिए। जैसे एनएलपी कैन क्विकली एंड एक्यूरेटली एनालाइज डॉक्यूमेंट फॉर की इंफॉर्मेशन, सेविंग वैल्यूएबल टाइम एंड एफर्ट्स। समझे? तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स है बहुत सारा बड़ा डॉक्यूमेंट्स है, तो ये फाइल्स है हमारे पास, तो उसको हमको एनालाइज करना है, कुछ उसके बारे में पूछना है। एनएलपी हमको हेल्प करता है। समझे? वो क्या करता है, उस वर्ड और सेंटेंस को आपको आपको ला कर दे देगा आपको, जो आप उससे क्वेश्चन आस्क करिएगा। समझे? कोई भी डॉक्यूमेंट रीड करना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन उसे निकालना हो, हाँ, जैसे आपको मैनुअली वन बाय वन रीड करना पड़ेगा कैसा है या नहीं, है या नहीं। लेकिन ये क्या करता है कि आपको फास्ट, बहुत ज़्यादा स्पीड से आपको ला कर दे देगा। क्या करता है कि इसका यूज होता है एनहांसिंग यूजर एक्सपीरियंस। एनएलपी का बहुत सारा है, जो जैसे यूजर इंटरफेस डिजाइन में हेल्प कर गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हेल्प कर रहा है, जेस्चर रिकॉग्निशन में हेल्प कर रहा है। समझे? क्या करता है कि वीडियो कॉल के टाइम में टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चालू कर देता है, जिससे हम लोग इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं। और बात करते हैं जेस्टर का। जेस्चर का यूज होता है, एनालाइज करता है जेस्चर एंड मूवमेंट को भी एनालाइज करता है, इम्प्रूव इंटरेक्शन विथ मोबाइल डिवाइस एंड वेरेबल्स। समझे? क्या करता है कि यूजर एक्सपीरियंस को इंक्रीज करने में बहुत सारा हेल्प करता है एनएलपी। अब बात करते हैं कि इन्हांसमेंट कस्टमर इंगेजमेंट एंड लॉयल्टी। पर्सनलाइज चैटबॉट कस्टमर interaction. NLP-driven chatbots and virtual assistant offer personalized response, addressing customer requirements and concern in real time. अब बात करते हैं पर्सनलाइज कस्टमर इंटरेक्शन। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, कोई भी अपना जो कंपनी होता है वो अपना पर्सनल चैटबॉट बनाता है। एक एक ही कंपनी पे पूरे कंपनी का चैटबॉट वर्क नहीं करता है। समझे? एक ऐसा नहीं है कि एक चैटबॉट बन गया उस पे सब कंपनी का जो भी हम क्वेरी आस्क करना चाहते हैं वो रिस्पॉन्स दे देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सब कंपनी अपने अपने अनुसार चैटबॉट्स का डेवलप करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंपनी अपने यूजर्स के अनुसार अपने डाटा पे उसको ट्रेन करते हैं, उस पे उस तरह से आउटपुट, जिससे उसका कस्टमर इंटरेक्शन बढ़ सके। समझे? कस्टमर लॉयल हो सके। समझे? इफिशिएंट क्वेरी रिजोल्यूशन। समझे? एनएलपी का यूज करके हम लोग क्वेरी को इफिशिएंट बना सकते हैं, फास्ट बना सकते हैं, यूजर एक्सपीरियंस को इंक्रीज कर सकते हैं, और कोई भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग ले सकते हैं। प्रोएक्टिव असिस्टेंट, इसमें क्या होता है कि प्रोएक्टिव असिस्टेंट में हम लोग क्या करते हैं, पास जो हम लोग एनालाइज क्या करता है कि नीड्स बाय एनालाइजिंग पास्ट इंटरेक्शन ऑफरिंग प्रोएक्टिव रिकमेंडेशन असिस्टेंट। जो हम लोग पास्ट में जो हम लोग जो खरीदे थे, कोई भी हम उसके बारे में पूछे थे, तो उस तरह से वो रिकमेंड करता है। जो पास्ट हम लोग परचेज किए, पास्ट में उसके बारे में जाने, उस प्रोडक्ट के बारे में जाने, उसके बारे में क्या करता है कि असिस्टेंट क्या करता है कि आपको उस तरह से फीडबैक देता है। बिलिंग कस्टमर लॉयल्टी, positive interaction facilitated by NLP lead to improve customer satisfaction and loyalty, fostering long-term relationship। यह क्या करता है कि आपको रिलेशनशिप बिल्ड करने में, लॉयल्टी कस्टमर को लाने के लिए हेल्प करता है। जैसे कोई भी अगर कस्टमर को बहुत जल्दी नीड हो गया था, आप अगर ह्यूमंस के द्वारा वो करा रहे हैं, क्वेरी सोल्व करवा रहे हैं, तो अगर ह्यूमंस उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो आपका लॉयल्टी तो खराब हो जाएगा, कस्टमर कहीं और जा सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि चैटबॉट का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे चीज़ों में, जिससे हमारा जो कस्टमर है वो इजीली एक्सेसिबल कर पाए हमारे कोई भी प्रोडक्ट्स को, कुछ भी डाउट्स हो तो जल्दी सॉल्व हो जाए। समझे? ये इसलिए एनएलपी बहुत हेल्पफुल होता है।
हाँ, अब देखिए एड्रेसिंग लैंग्वेज एंड डाइवर्सिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, यह लैंग्वेज को बैरियर को भी ब्रेक करता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि कोई फॉरेन में है जो डिफरेंट लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, हम हिंदी में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो एनएलपी से हम लोग सिस्टम में सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिससे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में कम्युनिकेट पाए। समझे? सबका अपना अपना लैंग्वेज होता है, लेकिन अभी ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश, जिसमें हम लोग ह्यूमंस को क्या करते हैं, इंग्लिश सीखते हैं और कम्युनिकेट कर पाते हैं। लेकिन एनएलपी के आने के कारण क्या हुआ हो गया है कि अब कोई भी लैंग्वेज में हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं। जैसे कि हिंदी में कोई और अनदर लैंग्वेज है, जैसे कि अमेरिका का हो गया या ब्रिटेन का, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज होगा उस कंट्री का होगा, वो वहाँ बैठे पर्सन उस लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर पाएगा, हम भी अपने लोकल लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर पाएंगे, जो एक दूसरे को इजीली हम लोग समझ पाएंगे। समझे? तो क्या करेगा कि लैंग्वेज टू लैंग्वेज ट्रांसलेशन यहाँ पे हो रहा है। स्पीच टू टेक्स्ट तो हो ही रहा है, लेकिन लैंग्वेज भी ट्रांसलेट कर पा रहे हैं वो। समझे? तो ये सब मुमकिन हो पा रहा है एनएलपी के द्वारा। अब हम लोग क्या ट्रांसलेशन का ही जिक्र करते हैं, तो ट्रांसलेट क्या करता है, वो किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर पाता है। आपकी हिंदी से बोलते हैं कि आपको चाहे भोजपुरी में करना है, चाहे मैथिली में करना है, किसी भी लैंग्वेज में करना है, तो कम्युनिटी चेंज करके दे देगा आपको, बदल कर दे देगा। समझे? इस तरह से हम लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अब हम अब बहुत जल्दी इजिली, अभी इतना एक्सेसिबल नहीं है लोगों को कि इजिली इजिली कम्युनिकेट कर पाते हैं। कुछ कुछ लोग, कुछ कुछ सॉफ्टवेयर है ऐसा बना हुआ जो हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं एक दूसरे से, एनी लैंग्वेज हम लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि इसी लैंग्वेज पे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने के लिए लोगों के लिए लार्ज लैंग्वेज जैसे जनरेटिव है, जो जैसे चैट जीपीटी बना हुआ है, भी बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनसे उस पर बहुत सारा लैंग्वेज के डाटा को ट्रेंड किया जा रहा है जिससे हम कम्युनिकेट कर पाए। अब बात आती है कल्चर सेंसिटिविटी। इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज जानते हैं। समझे? हम इंडिया में ही जिक्र करें तो बहुत सारा लैंग्वेज है, बहुत सारा लैंग्वेज है। आप सोच ही नहीं सकते कितना सारा लैंग्वेज है। आप जहाँ जाइएगा वहाँ का डिफरेंट लैंग्वेज हो सकता है। जो बिहार में ही कितने टाइप के लैंग्वेज बोले जाते हैं। समझे? बिहार की आप बात करें, जैसे मगही हो गया, मैथिली हो गया, हिंदी हो गया, भोजपुरी हो गया, और भी कितने लैंग्वेज हो कोई पता नहीं है। बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं। वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जाइएगा तो बहुत सारे लैंग्वेज है। तो इतने सारे लैंग्वेज है जो अब क्या होता है कि कोई भी अगर हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या कोई भी हम ऑटोमेशन कर रहे हैं, तो क्या कहाँ पहला क्या अप्रोच होता है? पहला अप्रोच होता है कि हम लोग यूजर्स का जो है उसको हम लोग इजीली सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाए। समझे? वो इजी वे में एक्सेस कर पाए कोई भी चीज, कोई भी पर्सन हो, या बहुत सारा चीज है जो केवल इंग्लिश में ही है। अगर वो दूसरे कंट्री को एक्सेस करना चाहता है तो जिसको इंग्लिश आता है वही एक्सेस कर पाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। कोई भी पर्सन जो कि भोजपुरी ही जानता है, समझे, वो भी वहाँ उस चीज को देख सकता है, उस चीज को पढ़ सकता है, उस चीज को लेक्चर में भी देख सकता है। आप लोग एक ऑप्शन देखे होंगे, अभी यूट्यूब में आया है कि आप वो हिंदी में भी वीडियो बनाया तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें बोलता है, उस टाइप में आप सुन सकते हैं। देखें ऑप्शन यूट्यूब पे? हेलो, कुछ बोलिए कम से कम। यूट्यूब का एक फीचर्स है जिसमें हम लोग अगर हिंदी में हम वीडियो बनाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट लैंग्वेज में सुन सकते हैं उसको। इसके बारे में पता है आप लोगों को? देखे हैं? हेलो, चलिए कोई नहीं। तो क्या हो रहा है कि अभी जो यूट्यूब पे हो रहा है, क्या करता है कि हम अगर हिंदी में अगर वीडियो बनाते हैं और डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट रीजन्स के लोग उसको सुनना चाहते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, तो वहाँ पे यूट्यूब उस तरह से
ऑप्शन प्रोवाइड किया हुआ है। क्या करता है कि वो हिंदी लैंग्वेज अगर कोई भी कन्नड़ में सुनना चाहता है, या कोई भी कैनेडियन लैंग्वेज हो गया, कोई भी डिफरेंट टाइप्स का लैंग्वेज है, तो उसमें क्या करता है, ऑप्शन को चूज करता है। तो क्या करता है कि हिंदी तो जिस लैंग्वेज आप सुनना चाहते हैं, उस लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है थ्रू एनएलपी के द्वारा, समझे। और ये सब रियल टाइम में होता है, रियल टाइम में ट्रांसलेशन होता है इसका, समझे। हम्म, ये सब एनएलपी का ही यूज है। एक्सपेंडिंग रीच, ऑब्वियस सी बात है कि रीच बहुत लोगों पे पहुंच सके। जैसे कि हम बात करते हैं, कोई भी हम, जैसे कि ऐसा क्यों किया यूट्यूब, ऐसा यूट्यूब, जैसे कोई भी आप साउथ का बात करते हैं, साउथ में लोग वीडियो बना रहा है तो आपको समझ नहीं पाएगा क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। लेकिन वो साउथ में जो वीडियो बना रहा है, तमिल तमिल लैंग्वेज में जो बना रहा है, तमिल, अब क्या होता है, बात करते हैं हम मूवी का, बात करते हैं तमिल मूवी में बस निकलेगा मूवी तो आप लोग देख पाइएगा। जो साउथ का मूवी होता है तो तमिल है, मलयालम है, और भी डिफरेंट टाइप्स के लैंग्वेज में निकलता है, तो उसको क्या किया जाता है, हिंदी में डब किया जाता है कि इसमें रीच को एक्सपैंड कर सके, बहुत सारे लोग इसको देख सके, जिससे हमारे व्यूज हो, हम ज़्यादा पैसा कमा सके, समझे। तो उस लैंग्वेज में डब करने के लिए ह्यूमन का नीड पड़ता है। ह्यूमन का नीड है कि नहीं इसमें, कि तमिल है उसको हम लोग को अब डब करना है हिंदी में, या उसको इंग्लिश में, अगर वर्ल्ड वाइड उसको शेयर करना है तो उसको इंग्लिश में डब करना पड़ता है, समझे। और कोई स्टेट में लोकली उसको अ, उस मूवी को शो करवाना है, थिएटर में चलवाना है, तो लोकल का भी यूज करना पड़ता है, लोकल लैंग्वेज का भी यूज करना पड़ता है, समझे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग पहले क्या करते थे कि अभी भी करते हैं कि हम लोग मैनुअली उसका यूज करते हैं, ह्यूमंस का यूज करते हैं ट्रांसलेट करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको हम लोग एनएलपी के द्वारा हम लोग चेंज कर सकते हैं, बहुत कम टाइम में चेंज कर सकते हैं इसको। डब करने के लिए शायद 2 महीना भी लग सकता था, 3 महीना भी लगता होगा शायद, वो तो उतना जानकारी नहीं इसके बारे में, डब करने में कितना टाइम लगता है। लेकिन अगर एनएलपी का यूज किया जाए, ऐसे सॉफ्टवेयर बनाया जाए जिससे हम 1 घंटा से आधा घंटा में इसको, जो प्रोसेस का टाइम जो लगता है, बस उतना ही टाइम में वो डब हो जाएगा, समझे। और डब ऐसा नहीं हो कि क्या होता है, आप कभी ऑब्जर्व किए हैं कि अगर डब होता है तो ओरिजिनल जो हीरो का आवाज रहता है वो चेंज हो जाता है। आपको ऑब्जर्व किए होगे कि साउथ का मूवी है, उसका हीरो का आवाज दूसरा है, हिंदी में डब किया तो उसका आवाज कुछ अजब टाइप का लग रहा है, अच्छे से डब नहीं कर पाता, मैचिंग नहीं कर पाता है। आप उस एक्टर का आवाज सुनते रहे, हमेशा सुनते हैं उस आवाज को, लेकिन जब डब होता है तो उसका आवाज चेंज हो जाता है। उस लैंग्वेज दूसरा रहता है, इस लैंग्वेज दूसरा रहता है, तो वैसा होता है कि बहुत लोग पसंद नहीं कर पाते, ओरिजिनल वॉइस को सुनना पसंद करते हैं। तो क्या होता है कि ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, अब उस एक्टर को बोल उसी लैंग्वेज में आता है, डिफरेंट लैंग्वेज में आता नहीं है, तो डब करना भी मुश्किल होता है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं कि एनएलपी को, एक तो हम लैंग्वेज ट्रांसलेशन कर सकते हैं, लेकिन आजकल इतने एलएलएम आ गए, जेनेटिव एआई आ गया है, कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस लैंग्वेज, उस साउंड्स को हम डिफरेंट लैंग्वेज में भी ट्रेन कर सकते हैं, जैसे कि लगेगा कि वही पर्सन है जो डिफरेंट लैंग्वेज में भी कम्युनिकेट कर पा रहा है, समझे। तो आजकल बहुत सारा चीज़ पॉसिबल है। बताइए कि जो डब करने में कोई भी जो टॉप लोग होते हैं उन्हीं को डब करने के लिए बुलाया जाता होगा, समझे, वो ज़्यादा अमाउंट में पैसे लेते होंगे। लेकिन अब सॉफ्टवेयर आने से बहुत सारा टाइम भी लगेगा, उसके लिए एफर्ट भी लगेगा, समझे। लेकिन अब बात आती है कि हम लोग अगर सॉफ्टवेयर ऐसा बनाते हैं तो बताइए कितना आसान हो जाएगा, समझे। आज मूवी रिलीज हुआ, आज ही डब कर दिए, आधा घंटे में रिलीज कर दिए वो डब करके। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको मूवी तमिल में या मलयालम में रिलीज होता है तो बहुत दिन के बाद डब होता है, 2-3 महीने बाद वो रिलीज होता है अनदर लैंग्वेज में, समझे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एनएलपी के द्वारा हम उस चीज़ों को हम लोग इजिली आसान बना सकते हैं, समझे। कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, ह्यूमंस का चार्ज कम हो जाएगा, उतना का ह्यूमंस का नीड नहीं पड़ेगा, समझे। बस सॉफ्टवेयर ही सब काम कर देगा, समझ रहे बातों को, आ रहा है समझ में। एनएलपी का क्या यूज है। हेलो, कुछ बोल दीजिए, आप लोग तो रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं। समझ में आ रहा है।
अब बात करते हैं बिजनेस ग्रोथ के बारे में। मेनली हम लोग डाटा साइंस से बात करते हैं, तो डाटा साइंस से हम लोग डाटा साइंस बिजनेस का ग्रोथ है। तो डाटा साइंस को हायर करने के लिए, डाटा साइंटिस्ट को हायर करने के लिए मेन रीजन होता है कि उसके बिजनेस में इम्प्रूवमेंट लाना होता है, कि हमारे बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा, क्या दिक्कत है हमारे बिजनेस में, समझे। डाटा साइंस का मेन यूज यही होता है। और कोई भी कंपनी डाटा साइंस का बहुत कम ही, एक कंपनी को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता नहीं डाटा साइंटिस्ट का, मैक्सिमम 2 से 3 हायर कर लिया, समझे। वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि कितने टाइप्स का वो प्रोडक्ट, उसके कितने सारे प्रोडक्ट्स है, कितने टाइप्स के बिजनेस है उसको, समझे। उससे से डाटा साइंटिस्ट का यूज होता है, समझे, क्योंकि उसके बिजनेस के बारे में इंसाइट निकालना ही काम होता है, समझे। इसलिए हम लोग डाटा साइंस में सब चीज़ पढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि हमको इंसाइट निकालना है बिजनेस ग्रोथ करने के लिए, समझे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि अंडरस्टैंड करते हैं कस्टमर सेंटिमेंट को, समझे, जो कि एनएलपी इनेबल करता है बिजनेस को एनालाइज करने के लिए। कस्टमर एनालाइज करता है कस्टमर फीडबैक को, जैसे कि रिव्यू हो गया, सोशल मीडिया हो गया, या कोई सर्वे हो गया, समझे। अ, तो इससे हम लोग एनालाइज कर पाते हैं कि क्या उससे हम इंसाइट निकाल पाते हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या हमको इम्प्रूव करना चाहिए, क्या कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं, समझे। Enabling market trends. By processing vast amount of text data, NLP identify emerging market trends, helping business stay ahead of shift to consumer demands. अब बात आती है कि हमको कैसे मालूम चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड्स क्या है, समझे। तो क्या करता है कि बहुत सारे डाटा को एनालाइज करता है, एनालाइज करके ट्रेंड्स को मालूम चलता है किस टाइप्स के लोग, अगर मेरा बहुत सारा प्रोडक्ट्स है तो आप देख पाइएगा कम डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का कोई प्रोडक्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं कि बस अपने ही कंपनी का हम लोग अथी नहीं करते हैं, हम लोग ही कंपनी का इंसाइट नहीं निकालते हैं, दूसरे कंपनी का हम लोग इंसाइट भी निकालते हैं, समझे। हम लोग मार्केट ट्रेंड देखते हैं कि कौन सा ट्रेंड है मार्केट में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और आने वाले फ्यूचर्स में क्या ट्रेंड्स होने वाले हैं, समझे। जिस टाइप कोई भी अगर प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, समझिए कि उसका ट्रेंड ज़्यादा है, और जो नहीं बिक पा रहा है उसको हम लिस्ट क्यों करेंगे, प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट को क्यों हम लाएंगे, जो ज़्यादा सेल होगा उसको हम लोग लिस्टिंग करेंगे, उसको सेल करेंगे ज़्यादा। तो इससे हमको ट्रेंड का पता चल पाता है किस टाइप के यूजर का रिक्वायरमेंट है, समझे। अब बात करते हैं कंपटीटर एनालिसिस। कंपटीटर एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं कि अ, अपने कंपटीटर का बिजनेस के बारे में मॉनिटर करते हैं, समझे। उसको देखते हैं कि प्रोडक्ट का रिव्यू कैसा है, कस्टमर्स को फीडबैक कैसा दे पा रहा है, जो मेरा प्रोडक्ट है, समझे, जो मेरा प्रोडक्ट है और उसका प्रोडक्ट है, मतलब कि मेरा, अगर मान लेते हैं कि मेरा प्रोडक्ट का सेल नहीं हो रहा है और उसके प्रोडक्ट का सेल हो रहा है, तो क्या रीजन है कि जो मेरे प्रोडक्ट का सेल नहीं हो रहा है सामने वाले का सेल हो रहा है। तो क्या करते हैं कि उसे, उसके जो सेंटिमेंट रहते हैं, उसके जो फीडबैक होते हैं, और उसके एनालाइज किया जाता है फीडबैक को, और देखा जाता है क्या दिक्कत है जो मेरे में वो चीज़ नहीं है कि उसमें है, क्यों उसका सेल ज़्यादा हो रहा है। तो उससे से एनालाइज किया कर करके अपने प्रोडक्ट को, अपने यूजर को बढ़ाया जाता है, समझे। तो हम कंपटीटर एनालिसिस बोलते हैं, सब एनएलपी के द्वारा ही मुमकिन है। इम्पैक्ट और डिसीजन मेकिंग। हम लोग बिजनेस के इंसाइट निकालते हैं और इसी से डिसीजन लेते हैं, समझे। कौन सा प्रोडक्ट को वहाँ पे लिस्ट करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करना चाहिए, समझे। हम बात करते हैं पर्सनलाइजेशन एंड रिकमेंडेशन। पहला बात होता है कि द अमेजन इफेक्ट। NLP allow companies to better understand their customers and deliver personalized recommendation and experience that type sales and engagement। अब अमेजन को भी देखते हैं तो क्या करता है कि वो क्या करता है कि पर्सनलाइज रिकमेंडेशन करना चाहता है, जिससे कस्टमर का यूजर एक्सपीरियंस बढ़े, उसका सेल्स इंक्रीज हो सके, कस्टमर लॉयल हो सके,
अब आप जाते हैं किसी प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए, आपको वहाँ पे मान लेते हैं कोई रिकमेंड नहीं कर पा रहा है, आप पूरा आपके पास कोई रिकमेंडेशन सिस्टम नहीं है, आप प्रोडक्ट जिस टाइप का प्रोडक्ट आप वहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं लेकिन वहाँ पे मिल नहीं रहा है, तो वहाँ पे यूजर्स तो वहाँ से चले जाएंगे, सोचेंगे यहाँ पे तो प्रोडक्ट है नहीं, तो मिल नहीं रहा है प्रोडक्ट। लेकिन आप जिस तरह से प्रोडक्ट को आप सर्च करिएगा उस तरह से आपको उसके रिलेटेड और रिकमेंड करने लगेगा, तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। हाँ, अब एक कलर फाइंड करते हैं, वहाँ तो 3 कलर और सजेस्ट करने लगा आपको, तो उस तरह से और ज़्यादा पसंद आता है, यूजर एक्सपीरियंस बढ़ता है, उस प्लेटफॉर्म पे लोग ज़्यादा विजिट करते हैं, समझे। अगर ऐसा नहीं हम लोग यूज करते रिकमेंडेशन सिस्टम, तो हमारा चर्न रेट बढ़ जाता है, यूजर उस प्लेटफॉर्म को छोड़कर दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे चीज़ है, इसलिए हम लोग रिकमेंडेशन सिस्टम का यूज करते हैं। अब बात करते हैं मीडिया एंड एंटरटेनमेंट्स। एनएलपी कैन एनालाइज कंटेंट कंजप्शन पैटर्न्स टू मेक बेटर रिकमेंडेशन फॉर मूवी, टीवी शो एंड म्यूजिक। सेम तरह से जैसे हम लोग अमेजन पे शॉपिंग करते हैं, उस तरह से हम लोग मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में भी हम लोग क्या करते हैं कि रिकमेंडेशन सिस्टम का यूज करते हैं। यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं कि यूजर्स के एक्सपीरियंस को इंक्रीज करते हैं, समझे, बेटर रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मूवी का ही बात करें तो हम लोग टिप्स जो जिस टाइप का मूवी हम लोग पसंद करेंगे, या तो हम मूवी ज़्यादा पसंद करते हैं या टीवी सीरियल पसंद करना चाहते हैं या कोई म्यूजिक सुनते हैं, तो उस टाइप का सजेशन देता है। और भी उसमें भी कैटेगराइज करता है कि किस कैटेगरी में आप म्यूजिक सुनते हैं या किस कैटेगरी में आप लोग मूवी देखते हैं, उस तरह से ही आपको वो सजेस्ट करेगा, समझे। इसलिए रिकमेंडेशन सिस्टम का बहुत सारा यूज है, या क्या किस लिए कैसे हो पाया, एनएलपी के द्वारा हो पाया। द पावर ऑफ सर्च। एनएलपी हेल्प सर्च इंजन लाइक गूगल डिलीवर मोर एक्यूरेट एंड रिलेवेंट रिजल्ट टू यूजर्स, समझे। अब बात करते हैं कि अब सर्च को कैसे इम्प्रूव करता है एनएलपी। अब क्या करता है कि अब अब जो अगर आप गूगल पे कुछ भी अब आस्क करते हैं, वहाँ पे क्वेरी इनपुट वहाँ पे देते हैं, कुछ भी है उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो क्या करता है कि उसके रिलेटेड जो वर्ड होता है, वो क्या करता है कि हर डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे जाता है और सर्च करता है, समझे। उस वर्ड से जो को रिलेटेड होता है, जो उससे रिलेटेड होता है, वो उस तरह से वर्ड को आपको लाकर उसके रिलेटेड उस क्वेरी के रिलेटेड आपको प्रोवाइड करता है। इससे हमारा क्या होता है कि एनएलपी के आने के कारण हमारा सर्चिंग पावर भी बहुत बढ़ गया है, समझे। हम बात करते हैं हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर में कैसे इंक्रीज किया एनएलपी। एनएलपी का योगदान डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर सेक्टर में, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें एनएलपी वर्क नहीं कर सकता, समझे। एनएलपी का वर्क हर डिपार्टमेंट में होता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट्स। एनएलपी is helping doctors and researchers more accurately diagnose and treat conditions of analyzing medical records and research papers, समझे? हम बात करते हैं कि अब हेल्थ केयर में क्या होता है कि कोई ऐसा डिजीज है, समझे। हम मान लेते हैं जैसे कोरोना आया, तो कोरोना में दिक्कत क्या होता है कि जब कोई भी नया डिजीज आते हैं तो उसको क्योर कर पाना, डिजीज का मेडिसिन निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर हमारे पास एनएलपी क्या करता है कि बहुत सारे जो प्रीवियस जो हमारे पास रिकॉर्ड्स है, मेडिकल रिकॉर्ड्स है, तो उस रिकॉर्ड से इस डिजीज के बारे में कुछ मैचिंग कर पा रहा है कि नहीं, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मैजिक बोल रहे हैं, मैच करते हैं, जिससे हम लोग पता लगा पाए कि इस टाइप का डिजीज पहले भी था क्या, समझे। और था तो उसका क्या क्योर था, जो जिससे हमको हेल्प कर पाएगा कि हाँ हम लोग क्योर इसका जल्दी ढूंढ पाए, समझे। को भी मेडिकल रिकॉर्ड को एनालाइज करने के लिए भी यूज कर सकता है एनएलपी। अब बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ। एनएलपी powered chatbots and therapy apps are providing access to mental health resources and supports around the clock। अब क्या बोलते हैं, क्या मेंटल हेल्थ के लिए भी यूजफुल हो गया, जैसे कि इम्प्रूव हेल्थ केयर में इसका यूज होता है, मेंटल हेल्थ का हम लोग चैटबॉट बनाते हैं, एनएलपी पावर चैटबॉट्स, समझे।
आप इस चैटबॉट से अपने मेंटल हेल्थ के रिलेटेड कोई भी क्वेरी आस्क कर सकते हैं, कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं और आपको हेल्प करेगा, समझे। मेंटल स्ट्रेस को रिलीज करेगा, कोई भी मेंटल के बारे में आप, मेंटल हेल्थ के बारे में आप उससे पूछ सकते हैं। ये सब जो चीज़ है वो हेल्थ केयर में बहुत यूजफुल होता है। जैसे कि ड्रग ड्रग डिस्कवरी की बात किया जाता है, एनएलपी कैन आइडेंटिफाई न्यू ड्रग कैंडिडेट्स एंड प्रेडिक्ट देयर इफेक्टिवनेस बाय एनालिसिस ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर। ड्रग डिस्कवरी जितना भी, अगर एआई फील्ड की बात करें, सबसे ज़्यादा जो सबसे कम हम लोग का जो डिस्कवरी हुआ था वो हुआ था हेल्थ केयर सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, समझे। इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए कि कोई भी अगर कैलकुलेशन करना है कोई भी चीज़ को फाइंड करना है, कोई भी डीपली, क्या होता है कि बायोलॉजी बहुत स्मॉल स्मॉल पार्ट में, बहुत सारा चंक्स में बिखरा हुआ रहता है, बहुत उसको हम लोग देख नहीं सकते बायो को, समझे। तो क्या करता है कि एआई बहुत, अब क्या हो रहा है कि अब डिफरेंट डिफरेंट ऐसे ऐसे लोग सॉफ्टवेयर बना दिए हैं एलएलएम का यूज करके, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आजकल, एक मिनट। हेलो। तो हम लोग बात कर रहे थे कि ड्रग डिस्कवरी के बारे में, जैसे कि पहले ऐसा था कि हम लोग, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे हम बात करते हैं ब्रेन का भी जो स्ट्रक्चर है, ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स के अंदर भी बहुत सारे चीज हो सकते हैं जिससे हमारा माइंड फंक्शन कर पाता है। तो उस चीज को हम लोग ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, समझे। लेकिन आजकल हम लोग एआई के इस्तेमाल से हम लोग प्रोटीन, जो बात करते हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्रोटीन की चीज़ों से बना होता है, हम लोग पूरा इजिली हम लोग उसको व्यू कर सकते हैं, हम लोग उसको एनालाइज कर सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर के फॉर्म में, समझे। तो इसको हम लोग एआई के हेल्प से हम लोग बहुत इजीली कर पा रहे हैं, एक्सेसिबल हो गया है, समझे। इसलिए हमारा जो अब क्या हो सकता है कि हम लोग जब कोई भी ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, कोई भी अगर नया डिजीज आया, जैसे कोरोना जैसा डिजीज आ सकता है बहुत फास्ट, उसको हम लोग को टाइम लग गया, 6 महीना से 1 महीना हम लोग को वैक्सीन बनाने में टाइम लग गया। लेकिन हम लोग अब एआई के हेल्प से, जितना एआई बढ़ रहा है उस तरह से हम लोग कोई भी डिजीज को जल्दी क्योर कर पाएंगे, समझे। ज़्यादा हम लोग को टाइम नहीं लगेगा, इजीली एक्सेसिबल हो पाएगा। आ रहा है समझ में आप लोगों को। अब बात करते हैं लीगल एंड कंप्लायंस के बारे में, समझे। अब बात आती है कि एनएलपी का, नहीं बोले कि एनएलपी का बस एक ही सेक्टर में यूज नहीं, बहुत सारा एप्लीकेशन है एनएलपी का। एनएलपी आने से हमारा जो एआई का सिस्टम में, एआई सिस्टम बहुत सारा चेंजेस आ गया है। जनरेटिव एआई आने का रीजन क्या है, एनएलपी है, समझे। एनएलपी नहीं रहता तो इस तरह टेक्स्ट जनरेट नहीं हो पाता। हम लोग इस आगे प्रोसेस ही नहीं कर पाते, हम लोग जनरेटिव एआई चैट जीपीटी का नाम ही नहीं सुन पाते, एनएलपी नहीं आता तो, समझे। इतना बेनिफिशियल है हम लोग के एवरी, कोई भी इन्वेंशन होता है वन स्टेप आफ्टर, एक स्टेप के बाद अनदर स्टेप, जो उस, क्या होता है कि पूरे जो फील्ड है, जैसे एआई फील्ड की बात किया जाए तो उस फील्ड में एवरी स्टेप हेल्पफुल होता है। ऐसा नहीं है कि बस एक स्टेप हेल्पफुल है, अनदर स्टेप हेल्पफुल है, एक दूसरे से को रिलेटेड है, समझे। अगर एक स्टेप हम आगे बढ़ते तभी कोई नया प्रोडक्ट बना पाते हैं।
चैट जीपीटी और कोई भी अगर मॉडल बना पाए हैं, कोई इतना आगे बढ़ पाया है, तो रीजन है एनएलपी के द्वारा ही हम लोग कर पा रहे हैं। एनएलपी नहीं आता तो हम लोग ऐसा नहीं कर पाते। एनएलपी भी हम लोग कैसे कर पाए, जब मशीन लर्निंग हम लोग डेवलप कर पाए तो एनएलपी के बारे में भी सोचे। एनएलपी के हम लोग बाद जेनेटिव एआई सब के बारे में सोचने लगे। इसके बाद भी हम लोग आगे की ओर सोच पा रहे हैं। इसके बाद हम लोग सोच पा रहे हैं कि ह्यूमन को ही रख, ह्यूमन की जरूरत ही नहीं रहेगा। ह्यूमन का क्या काम है, ह्यूमन को ये सब काम ही नहीं करना है, सब लोग मशीन करेगा काम। समझे। कुछ दिन में इसलिए यूज किया जा रहा है कि ह्यूमंस का उतना नीड ना हो। समझे। इतना सारे अ, अब ऑटोमेटिक सब काम होने लगेगा, तो ह्यूमंस का क्या नीड होगा। ह्यूमंस का तो कुछ नीड नहीं होगा, इतना सारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है। समझे। अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी बढ़ जाएगा पूरा। समझ रहे इसके बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सब जब ऐसा नीड कब था, समझे, ऐसे ऐसे कि हम लोग एआई का एक ह्यूमन जैसा हम लोग बनाने लगे, जब उतना पॉपुलेशन था नहीं, तब ऐसा वर्क कर सकता था। लेकिन इतने सारे पॉपुलेशन होने के कारण अब ऐसा प्रोडक्ट निकल रहा है जिससे ह्यूमंस का जरूरत ही कम लोग यूज कर पाए। कम लोग के कारण ही क्या हो सकता है कि प्रोडक्ट को हम लोग चला सकते हैं। समझे। हम बात करते हैं कॉन्टेक्ट एनालिसिस में। NLP can help business analyze legal contexts, identify key terms and clause to ensure compliance। तो किसी चीज का हम कोई भी कॉन्टेक्ट, किसी भी चीज पर हम लोग कुछ कॉन्टेक्ट है, किसी चीज का कॉन्टेक्ट उसके बारे में पढ़ना है, बहुत बड़ा बड़ा फाइल है, 50 पेज 100 पेज बहुत सारा फाइल है, उसमें देखना है कॉन्टेक्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है। समझे। तो हम लोग एनएलपी के द्वारा हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉन्टेक्ट्स का और भी कैसा हो सकता है, उसमें कोई टर्म्स में कोई दिक्कत तो नहीं है। समझे। और कुछ उसमें ऐड ऑन होना चाहिए, तो हम लोग इजिली एनालिसिस कर सकते हैं कोई बड़े से बड़े फाइल को, इजिली बहुत कम टाइम में हम लोग कर सकते हैं। हम बात करते हैं कंप्लायंस मॉनिटरिंग। एनएलपी कैन मॉनिटर कम्युनिकेशन चैनल्स टू इंश्योर कंप्लायंस विद रेगुलेशन एंड डिटेक्ट पोटेंशियल इश्यूज बिफोर द इजैक्लेट। समझे। तो क्या करता है, मॉनिटरिंग के लिए भी ये यूज करता है कंप्लायंस मॉनिटरिंग। डिफरेंट चैनल्स को हम लोग जिससे कम्युनिकेट कर पाते हैं, कोई भी सिस्टम है दूसरे से कम्युनिकेट कर पाता है, चाहे ह्यूमंस किसी से कम्युनिकेट कर पा रहा है। समझे। हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एनएलपी कैन आइडेंटिफाई एनालाइज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी infringements such as plagiarism and trademark violation। समझे। अब क्या होता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करें, कोई भी अपना जो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है, कोई भी हम मेरा बनाया हुआ प्रोडक्ट प्रॉपर्टी आईपी, जैसे हम कोई कंपनी खोले, उस कंपनी का जैसे कि कुछ लोगो हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कंपनी का नेम हो गया जिसे हम लोग रजिस्टर करते हैं, और कोई कंपनी उसको चुरा लेता है, तो यूज कर पाया, तो उसको हम लोग ढूंढ पाना बहुत इजी, बहुत मुश्किल है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एनएलपी के द्वारा हम लोग चेक कर सकते हैं कौन सा हमारा कोई वायोलेट तो नहीं कर पा रहा, कोई हमारा कंपनी का यूजर नेम लोगो तो यूज नहीं कर पा रहा, कोई हमारा ट्रेडमार्क तो यूज नहीं कर पा रहा, कोई मेरा कंपनी जिस कंपनी पे हम पेटेंट कराए हैं उस कंपनी पे कोई और अनदर कंपनी तो नहीं बन गया। समझे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एनएलपी के द्वारा हम लोग इजिली उसे हम फाइंड कर पाते हैं। हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम में कि एजुकेशन में क्या हेल्प किया हमने। ई लर्निंग की बात करते हैं, जैसे एनएलपी कैन एनालाइज स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड डेवलप पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ्स एंड रिसोर्सेज। ई लर्निंग में क्या हेल्प कर सकता है कि स्टूडेंट परफॉर्मेंस को देखते हुए वो क्या करता है कि उस सबसे पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन देगा। समझे। वो लर्निंग पाथ प्रोवाइड करेगा और कुछ रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करेगा जिससे आप लोग इजीली एक्सेसिबल कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई भी अगर 10th पास करके 12th में अगर जाता है बच्चा, तो उसको पता नहीं होता है क्या पढ़ना होता है क्या नहीं पढ़ना होता है। समझे। तो वो क्या कर सकता है, एनएलपी हेल्प कर सकता है उस स्टूडेंट को एनालाइज करने के लिए। अगर वो किसी सब्जेक्ट में वीक है, किसी पोर्शन में वीक है, तो उस तरफ से उसको शो करेगा एनएलपी के द्वारा। हम लोग शो करवा कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं कि वो शो कर सकता है कि हाँ आपका ये टॉपिक वीक है, आप इसमें ज़्यादा ध्यान दीजिए, इस सेक्शन में आप ज़्यादा पढ़िए। समझे। अगर आप पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ना है, आपको रिसोर्स भी बताएगा, आपको पाथ भी बताएगा, आपको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है आप। समझे। तो सब एनएलपी के द्वारा हम कर सकते हैं। और बात करते हैं न्यूज एनालिसिस।
NLP can analyze news stories to identify trends and patterns to predict future events. अब बात आती है कि न्यूज एनालिसिस। अब बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं कि बहुत लॉन्ग टर्म में न्यूज पढ़ना नहीं पसंद करते हैं, बहुत बहुत बड़ा बड़ा न्यूज आर्टिकल्स को पढ़ना नहीं पसंद करते, और शॉर्ट आर्टिकल को ही पसंद करना चाहते हैं, जैसे एक सेंटेंस में कंप्लीट हो गया, चाहे 2 सेंटेंस में कंप्लीट हो गया। क्या करते हैं न्यूज एनालिसिस, क्या करता है बहुत बड़े बड़े जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं उस एनालिसिस, उस आर्टिकल से आर्टिकल्स को समराइज करके एकदम बस छोटा सा फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है, और जिससे हमको इजीली हम लोग उसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें इन शॉर्ट एक ऐसा न्यूज़ प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत छोटा सा आर्टिकल होता है, समझे। छोटा सा में आपको सब चीज़ वहाँ पर समझ में आ जाएगा आपको, बहुत बड़ा बड़ा नहीं पढ़ना है आपको। जिसके पास कम टाइम है, आजकल लोगों के पास बहुत कम टाइम है, ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं है। न्यूज़पेपर तब पढ़ा जाता है जब टाइम काटना हो, तो आप देखेंगे वो ट्रेन में लोग न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं, आराम से पढ़ रहे हैं पूरे डिटेल के बारे में। लेकिन जिन लोगों के पास टाइम नहीं है वो लोग उतना नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो भी ऐसा न्यूज़ चैनल ढूंढते हैं, ऐसा न्यूज़ चैनल एंड न्यूज़ प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो बस बात करें तो 10-15 लाइन में ही वो पूरे न्यूज़ को कवर कर पाए जो उनको रिलेटेड है, उसके बारे में जान पाए, समझे। अब बात करते हैं बुक समराइज के बारे में, समरीज के बारे में। अब बात होता है कि अब लोग इतने लेजी हो गए हैं, या तो वीडियो देखने में या बुक पढ़ने में। आजकल लोग बुक पढ़ना उतना पसंद नहीं करते हैं, बुक से ज़्यादा लोग पसंद करने लगे हैं यूट्यूब पे कंटेंट देखने में, कि बुक उतना ज़्यादा है, ऐसे 2 महीने 3 महीने लग जाता है, हम वीडियो देख करके 6 से 7 दिन में कंप्लीट कर देंगे, समझे। और उससे ज़्यादा ही बेटर होता है कि हम लोग पूरे को समराइज कर दिए, तो बहुत कम ही पेज में हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, उससे हम लोग इंसाइट निकाल पाएंगे। इसलिए बुक समराइज में हम लोग का NLP का यूज किया जाता है, समझे। उतना अब हम लोग के पास टाइम नहीं रहा, हम लोग के पास अब धीरे धीरे लोगों के पास टाइम नहीं रहा कि उतना कर सकता है। अब डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में एक्सप्लोर करना है तो उसके लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा चाहिए, इसलिए ऐसा सा NLP का हम लोग के पास एप्लीकेशन है जिसमें NLP बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के बारे में बात करते हैं, जैसे ब्रांड रेपुटेशन। NLP can monitor social channels to mention the brands of products and alerts companies to potential issues of opportunity for engagement। अब ब्रांड रिपुटेशन के बारे में बात करते हैं कि वो क्या करता है, NLP क्या करता है कि सोशल मीडिया पर मॉनिटर करता है कि आपके ब्रांड के बारे में कैसा जिक्र हो रहा है, ऐसे लोग बात कर पा रहे हैं ब्रांड के बारे में, समझे। उस तरह से वो फीडबैक प्रोवाइड करता है। सेंटिमेंट एनालिसिस के बारे में हम इतना बार जिक्र कर ही लिए। अब इन्फ्लुएंसर आइडेंटिफिकेशन, NLP can identify and analyze the conversation of social media influencers to identify new marketing opportunities and potential partnership। NLP हेल्प करता है कि किस टाइप के इन्फ्लुएंसर है जो उनके बिजनेस के रिलेटेड वो वर्क कर पा रहे हैं, उस तरह से वो इन्फ्लुएंसर वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो उन लोग को ही उनको ऐड दिया जाए जिससे ब्रांड का प्रमोशन हो सके। इसमें NLP हेल्प करता है। अब ड्राइविंग इनोवेशन, AI and robotics। NLP is a critical component of AI and robotics, enabling machine to interact more naturally with humans। जैसे हम लोग NLP का यूज करके हम लोग रोबोट्स में साउंड डालते हैं, समझे। डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस, जैसे ह्यूमंस कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, एक ह्यूमन टू रोबोट, रोबोट टू रोबोट, सब इसमें हम लोग रोबोटिक्स में हम लोग यूज करते हैं इसका, NLP का। अब बात करते हैं कंक्लूजन ऑफ इम्पैक्ट इन फ्यूचर। अब क्या होगा कि NLP में क्या क्या हो सकते हैं फ्यूचर में। NLP में हो सकता है कि हम लोग कुछ हम लोग स्क्रॉल ना करें, हैंड का यूज ना करें, हम लोग बस बोल कर ही कुछ भी वर्क करवा सकते हैं, समझे। हम लोग बोल रहे हैं वैसा स्क्रॉल हो रहा है, हम बोल रहे हैं कि भाई हमको ये खरीदना है, सीधा पहुंच या खरीद रहे हैं, हमको ये कलर ये इसको चूज करो, बस बोल बोल के हम लोग जो करना चाह रहे हैं विदाउट हैंड, जस्ट हैंड का यूज किए हुए हम लोग सब लोग कर पाएंगे बस बोल करके, समझे। हमको हाथ की जरूरत नहीं पड़ेगा ना हमको देखने की जरूरत है, समझे। सीधे हम बोल दिए बस हमारा ऑर्डर हो गया। इस तरह से होने वाला है फ्यूचर्स में NLP का यूज। तो आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, कल हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में।